क्या वो पावर पावर सप्लाई देख लो, क्या लाइट है कि इन्वर्टर है? पावर सप्लाई लाइट से उसके बाद भी नहीं हो रहा है। आवाज़ क्लियर है? वॉइस क्लियर है? तो ज़रा बच्चे ज़रा वो टॉपिक टाइप कर दीजिए जो हमने इसके पहले एंड किया था। वो टॉपिक कहाँ तक एंड हुआ था ज़रा बता दीजिएगा। कौन सा टॉपिक हम लोग उस दिन एंड किए हुए थे ज़रा बताइएगा। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई टॉपिक इसमें हुआ नहीं था ना? इसमें डिटेल में कोई टॉपिक नहीं हुआ था ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस उसमें मैंने आपको स्टेट फंक्शन और स्टेट ऑफ सिस्टम को बताया हुआ था। अब उसमें पहला टॉपिक लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चे इसको मेमोरी में लाने के लिए कैसे हम लोग इमेजिन करेंगे? इसके लिए आप एक इमेजिनेशन ये करिए सिस्टम को लेकर के। ये सिस्टम स्टेट वन, देखिए डायरेक्ट भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा फीलिंग रहेगा इसका तो हमेशा याद रहेगा। और ये स्टेट टू है, ठीक। स्टेट वन ऑफ सिस्टम, बच्चे डायग्राम सबके कॉपी पर है। और स्टेट टू ऑफ सिस्टम, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर ये कन्वर्जन है, ये स्टेट वन, यहाँ पर टेम्परेचर बच्चे T1 है, ठीक। अब प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 ये एज्यूम आप कर सकते हो, बट यहाँ पर मैटर केवल टेम्परेचर का है, ठीक है। टेम्परेचर को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बच्चे क्या होगा, यहाँ भी टेम्परेचर T1, ठीक। लेकिन क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये प्रोसेस किया गया, ये प्रोसेस
कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया गया। तो व्हेन एवर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कैरीड आउट at constant temperature, it means by keeping temperature constant throughout the process. In other words, you can feel whenever a state of system changes from initial to final at constant temperature, then the process is said to be isothermal process. ठीक है, तो डायग्राम में आपका T1 यहाँ भी टेम्परेचर, T1 यहाँ भी टेम्परेचर, लेकिन स्टेट क्या है? स्टेट 1 है सिस्टम का और ये स्टेट 2 है। तो ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो ये चेंज हुआ, जो प्रोसेस हुआ, वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चे जरा देखो, T1 और T1 दोनों कंडीशन आपका ये है, तो यहाँ पर आप फील करो, ये अंदर जैसे मैं लिखा हुआ ऐसे लिख करके आप रखिएगा। यहाँ पर टेम्परेचर T1 एज्यूम कर लो और यहाँ T2 एज्यूम कर लो, एक कंडीशन लगा दो, बट क्या लगाओगे? T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2। बच्चे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज 0 है बच्चे। टेम्परेचर चेंज 0 होने का मतलब क्या हुआ? ये मत कह देना कि टेम्परेचर 0 है। टेम्परेचर चेंज 0 है, इसका मतलब हो गया कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के टेम्परेचर्स क्या हैं? वो कांस्टेंट है। सेम टेम्परेचर पर ये प्रोसेस कैरी किया जा रहा है। मतलब हो गया कि सिस्टम का स्टेट तो चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चे एक सिंपल सी बात और है, जरा ध्यान देना। अगर T1 से T1 आप जा रहे हो, मतलब कि स्टेट 1 से स्टेट 2 अगर आप जा रहे हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये तभी पॉसिबल होगा बच्चे जब हीट की रिक्वायरमेंट हो, हीट एब्जॉर्ब हो जाए, या हीट रिलीज हो रही हो तो हीट बाहर निकल जाए। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कंटिन्यूअस हीट एक्सचेंज होना जरूरी है। तो कांस्टेंट यानी आइसोथर्मल प्रोसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द हीट एक्सचेंज occurs between system and surrounding continuously। तभी टेम्परेचर हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसको अगर आप फीलिंग कर लिए हो, यहाँ पर देखो ये डेल्टा टी एब्सोल्यूट चेंज है, इसी को लिख सकते हो इनफाइनाइटेसिमल चेंज, dt इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइटेसिमल चेंज का मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज, dt लिखते हैं, dt इज इक्वल टू 0। डेल्टा टी फाइनाइट चेंज इज इक्वल टू 0 या इनफाइनाइटेसिमल चेंज इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जितना मैंने ये वर्क किया हुआ है इतना आप पहले अपने कॉपी पर नोट कर ले, फिर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। व्हेन द thermodynamic process is carried out at constant temperature, then called isothermal process। अब देखो, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज कॉन्टिन्यूअस होगा बच्चे, तो इसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इसके अंदर की जो एनर्जी है, सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है, वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं उसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिमेन्स क्या? 0, यानी कि अनचेंज्ड। इंटरनल एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर हो जाएगा इन दिस प्रोसेस ऊपर लिखे हो डेल टी
इज इक्वल टू 0 और dt इज इक्वल टू 0 और डेल यू, बच्चे नया चीज है, डेल यू इज इक्वल टू 0, डेल यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि आपका इंटरनल एनर्जी चेंज, इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां बल्कि लिख दे रहा हूं मैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। बच्चे अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोसेस आइसोथर्मल कब रहेगा, तो आप में से कितने लोग रिप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस आइसोथर्मल कब रहेगा, तो कितने लोग बता सकते हो। अभी मैंने उसको लेक्चर में बताया आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस कब हो सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस ये कब पॉसिबल है। जरा बताइएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस कब पॉसिबल है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जी, नीट जेई इन सब के क्वेश्चंस होते हैं ये सब। आइसोथर्मल प्रोसेस कब पॉसिबल रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा जब हीट एक्सचेंज होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा जब हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो नीचे लिख लेना आप, आइसोथर्मल प्रोसेस is possible only when heat exchange takes place between system and surrounding, between system and surrounding। ये है कहानी इसकी। यानी आपको हीट एक्सचेंज की बात ध्यान देनी है। हीट एक्सचेंज अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कॉन्टिन्यूस रहेगी तभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तभी उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। यानी एनर्जी का कांस्टेंट होना, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना, वो डिपेंड कर रहा है किस बात पर, वो बात डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद नंबर 2, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। बार शब्द जो है वो प्रेशर से, बच्चे प्रेशर से है यहां पर मीनिंग। तो अब उसी डेफिनेशन को केवल कॉपी करते चलो, केवल पैरामीटर को चेंज करते चलो बस, और सब कहानी वैसे बना लो आप। आइसोबारिक प्रोसेस व्हेन द thermodynamic process is carried out at constant प्रेशर। जो भी प्रेशर रखें वो प्रेशर कांस्टेंट रहे, तब की कहानी ये है, एट कांस्टेंट प्रेशर देन कॉल्ड
then called isobaric process. यहां क्या होगा भैया, here del P is equal to 0 और dP is equal to 0 और dP is equal to 0, ये कहानी रहेगी। अब सब एक जैसा है। अब सभी पैरामीटर्स जो है, सभी प्रोसेस एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी प्रेशर में चेंज क्या होगा, जीरो। प्रेशर में चेंज जीरो, ध्यान रखना। अगर कोई कंडीशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वो जीरो नहीं, उसमें चेंज जीरो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज जीरो, आइसोबारिक में प्रेशर चेंज जीरो, इट मीन्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे ही अब जरा आगे बढ़ा लो, फिर आगे हम लोग लिखते हैं इसको। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, कोर शब्द लग गया, वॉल्यूम से है, तो आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा यानी वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, केवल सिस्टम का स्टेट तो बदलेगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, तो कहलाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ले आओ अगला नंबर, नंबर 3, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, कोर का मतलब वॉल्यूम, सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हो और लिखकर मुझे रिप्लाई करो। प्रेशर की जगह क्या करना है, वॉल्यूम करना है। लिख करके मेरे को एस में रिप्लाई करो सब लोग, तो अपने से लिखो अब। ओके, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 और डी वी इज इक्वल टू 0 लिख लिया होगा आपने। वेरी गुड, यानी आपने ऐसे लिखा होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 या डी वी इज इक्वल टू आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। आइए नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। नंबर 4, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब बच्चे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज बच्चे Q is equal to 0. Q is the notation for heat. Q is equal to 0. ये आपको फॉलो करना है। लेकिन माय डियर्स, मजेदार बात अब ये है, यहां समझना है, यहां पर कुछ थीम बनते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, उस पर सब लोग ध्यान देना। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, अब इसको डायग्राम के थ्रू मैं दिखा रहा हूं। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम, ये हमारा एक सिस्टम है, हाइपोथेटिकल सिस्टम, और मैं कुछ ऐसा
क्रिएशन कर रहा हूं या आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्रिएशन, ऐसा ये क्रिएशन यहां पर, ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया, एक इमेज मैंने यहां पर क्रिएट किया। और ये क्रिएशन इसलिए मैंने किया, मैं ये दिखाना चाहता हूं, इसको लिखेंगे इंसुलेटेड वॉल। इंसुलेटेड वॉल का दूसरा मीनिंग क्या है? नॉन थर्मल कंडक्टिंग वॉल, नॉन थर्मल कंडक्टिंग वॉल, ये इंसुलेटेड वॉल हो गया, यानी नो कंडक्शन ऑफ हीट। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं नो कंडक्शन ऑफ हीट, नो कंडक्शन ऑफ हीट, इसका मीनिंग यही है, ठीक है, नो कंडक्शन ऑफ हीट। बच्चे क्लियर रखिएगा, इसका मतलब अब देखिए यहां पर दूसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं, डायग्राम का इमेज बन जाएगा ना, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, अब आप कभी भी आराम से एक्सप्लेन कर लोगे उसको। अब इसका वही कहानी, इसका भी वही कहानी ले लीजिए, वैसे बना दीजिए आप फटाफट, रफली बना लीजिए आप, वैसे ही ये भी है आपका नॉन कंडक्टिंग, नॉन हीट कंडक्टिंग वॉल, नॉन हीट कंडक्टिंग वॉल। बच्चे बहुत ही केयरफुल होकर समझिएगा बात को, अगर ये इमेज बन गया तो फिर कभी नहीं बोलने वाला ये। देखो इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं या चल रहे हैं, प्रोसेस, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, बट कैसा है, ध्यान समझिएगा, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, यहां पर मैं जोड़ दे रहा हूं, ये देखो शब्द एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन, यानी इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस नीड हीट, उसे हीट चाहिए, ठीक, उसे हीट चाहिए। अगर हीट चाहिए तो ध्यान देना कि ये वॉल क्या है, ये वॉल इंसुलेटेड है, इसका मतलब सराउंडिंग से हीट, सराउंडिंग से हीट इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा, और प्रोसेस को होना है, प्रोसेस को होना भी है, और बाहर से हीट मिलनी भी नहीं है, तो क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर ही जो एनर्जी होगी वह कंज्यूम की जाएगी, इसका मतलब सिस्टम के अंदर से ही हीट एब्जॉर्ब होगी, जो उसके पास अंदर की हीट होगी। इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी व्हेन एवर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस गोइंग ऑन इन द सिस्टम is endothermic, then temperature of system falls because heat needed not supplied from the surrounding, इसलिए यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। यहां ले आओ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है, या एक्सोथर्मिक है, यानी हीट गिवन आउट, हीट गिवन आउट, यानी हीट निकल रही है प्रोसेस में, प्रोसेस में हीट निकल रही है, लेकिन ये वॉल तो इंसुलेटेड है, तो यहां पर जो हीट निकलेगी वो हीट इसी के अंदर रह जाएगी, अगर हीट इसके अंदर रह जाएगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, यानी एडियाबैटिक कंडीशन में अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये डायग्राम बना लीजिए, यहां पर डायग्राम बनाएं, यहां पर क्या लिखेंगे, टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेस, यहां पर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, किसका, सिस्टम का, यहां टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर
decreases, टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये इमेज अगर आप बनाकर रखोगे ना तो फिर कभी मिस होने वाला नहीं है। यानी आपको केवल ये पता चल जाए कि सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो एडियाबेटिक में एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक्सोथर्मिक में हम जो क्यू की बात करते हैं वो क्यू सिस्टम के अंदर क्यू जनरेट हो रही है, सिस्टम के अंदर क्यू जनरेट हो रही है और यहां पर सिस्टम के अंदर से क्यू लिया जा रहा है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लोगों के लाइफ में प्रेजेंट टाइम में अच्छी खासी ठंडी पड़ रही है और यहां पर आप एज्यूम कर सकते हो कि जनरली नाइट आवर में खाना खाने के बाद अच्छी खासी ठंड महसूस होती है। हम लोग कंबल हो रजाई हो उसके अंदर जाते हैं और जाने के बाद हम कंप्लीटली कुछ समय के लिए कंप्लीटली अपने माउथ तक एकदम क्लोज करके सोने का प्रयास करते हैं। इस पर जरा महसूस करो, जो कंबल या रजाई की बात आप करते हो वो 100% इंसुलेटेड तो नहीं होती, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है, इसलिए जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हो उस समय जो CO2 गैस और हीट प्रोड्यूस हो रही है वो अंदर के टेम्परेचर को क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, और हीट वो बाहर जा नहीं रही है, बाहर जाने का रेट बहुत स्लो है। तो ऐसे में जरा फील करो कि अंदर का वो कंबल और रजाई एरिया जो आपने कवर करके रखा हुआ है उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। और कुछ समय के बाद आपको लगता है कि अब टेम्परेचर ठीक ठाक हो गया है और उसके बाद तब फिर अपना माउथ पार्ट आप ओपन कर लेते हो। इन जनरल, इस जनरल मैंने एग्जाम्पल लिया, वही कंडीशन यहां पर भी है। वही उसी तरीके से एज्यूम कर लो आप कि सिस्टम को हीट अगर चाहिए और हीट बाहर से मिलना नहीं है तो अंदर से अंदर की एनर्जी ही क्या होगी, वह कंज्यूम होगी। तो टेम्परेचर वहां क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपको खाना न दिया जाए, काम करवाया जाए, ये कहानी अप्लाई कर दीजिए। आपको एनर्जी न दी जाए, आपको भोजन न दिया जाए, लेकिन काम करवाया जाए, तो काम करने में एनर्जी लॉस होगी। भाई आपको आपके पास एक जानकारी तो होनी चाहिए, अगर आप 1 किलो 1 कैलोरी एनर्जी का लॉस करते हो तो 4.182 जूल वर्क करते हो, यानी ये वर्क होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको थर्मोडायनामिक्स में आगे मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, आपको एनर्जी न दिया जाए, आपको भोजन न दिया जाए, आपसे काम कराया जाए, तो एनर्जी कहां से खर्च होगी जी, आपके बॉडी की। योर बॉडी इज सिस्टम, तो एनर्जी लॉस होगी। इन द सेम वे हियर आल्सो, सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस है उसे हीट चाहिए और हीट बाहर से मिलनी नहीं है। हीट बाहर से मिलनी नहीं है तो क्या होगा, अंदर का हीट ही, अंदर की एनर्जी ही कंज्यूम्ड होगी, इसलिए यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और यहाँ निकल रही है, यहाँ हीट निकल रही है निकल रही है, बाहर जानी नहीं है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप एडियाबैटिक कंडीशन आपके पास दो हो गए। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां पर हीट चाहिए, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बच्चे क्लियर हो गया ये? प्लीज रिप्लाई, अगर ये क्लियर हो गया हो तो रिप्लाई कर दें आप। ओके, चलिए अगला प्रोसेस और इंटरेस्टिंग है। अगला जो प्रोसेस है ना और इंटरेस्टिंग है, नंबर 5, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग
आओ इसको फील करो यहां पर, ये एक पॉइंट। देखिए सब कुछ ना आपके फीलिंग पर है, जितना बढ़िया फील कर ले जाओगे थर्मोडायनामिक्स से बहुत सारी चीजें आपको याद रहेगी, और नहीं फील कर पाओगे तो फिर याद नहीं होनी है, थर्मोडायनामिक्स उतने दूर भागेगी आपसे। इसलिए आपको महसूस करनी है चीजों को। तो ये एक पॉइंट है, इसको ओरिजिन मान लो आप। ठीक, सिस्टम अब यहां से अपना स्टेट बदलना शुरू किया। ठीक, यहां आ गया, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया, और ये फाइनली देखिए यहां आ गया आपका। यानी ये चला, ये चला, ये चला, ये चला। ये क्या है? ये ओरिजिन है। ठीक, ये ओरिजिन है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ। कितने स्टेप्स इसने लिए? 4 स्टेप्स। तो वेन एवर सिस्टम रिटर्न्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, जैसे कहावत हमारे यहां है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। इस कॉन्सेप्ट पर इसे मेमोरी में ला सकते हो कि सिस्टम अपना स्टेट बदलना तो शुरू किया, बदलते बदलते वो फिर वही पहुंच गया अपने ओरिजिनल स्टेट में। तो हम कहेंगे कि प्रोसेस इज साइक्लिक। बच्चे मजेदार बात सोचने की अब ये है, सिस्टम इतने दूर से होता हुआ फिर वहीं पहुंचा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम की एनर्जी जो पहले थी, जहां से वो स्टार्ट किया था, वहीं पर आकर एंड किया। इसका मतलब अंतिम स्टेज में एनर्जी भी वही रही। तो साफ साफ हो गया कि चेंज इन एनर्जी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मीनिंग समझ में आया क्या मैंने बताया? कि व्हेन सिस्टम रिटर्न्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट थ्रू डिफरेंट पाथ्स, अलग अलग रास्ते से होते हुए, भिन्न भिन्न रास्ते से होते हुए वो अपने ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल स्टेट में अगर रिटर्न हो जाता है तो हम इसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो डायग्राम बना लीजिएगा और इसको शब्दों में लिख लीजिए। व्हेन सिस्टम रिटर्न्स इन इट्स ओरिजिनल state through different paths, then called cyclic process. Cyclic process. Here del u is equal to 0 or du is equal to 0. Del u is equal to 0 or du is equal to 0. कंप्लीट हो गया हो तो बताइएगा।
बच्चे एक बार ज़रा बताइएगा, जितना टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा वो सब क्लियर हो गया, वो सब फीलिंग में आ गया, वो इमेजिन हुआ, वो जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा आज? क्लास के बच्चे रिप्लाई करें प्लीज़। ओके, अब ये हेडिंग बना लें आप, 6 नंबर, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, बस इसी पर एंड कर दीजिए आज। अगले लेक्चर में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।